आज यूक्रेन में अभी सूरज नहीं निकला था कि वहां हमला शुरू हो गया। रूस की सेना ने उस पर 3 तरफ से हमला बोल दिया है। जंग के लपटों से यूक्रेन के कई शहर घिरे हुए हैं। लोग बाग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ जाना चाहते हैं। अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन पूर्वी यूरोप में हो रही इस जंग से भारत प्रभावित है। भारत के करीब 18,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इस जंग का असर भारत के शेयर बाजार पर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरीके से महंगाई बढ़ने की भी चर्चा है। यानी युद्ध भले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन इसका असर भारत पर भी है। भारत इससे अछूता नहीं है और इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा हम करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज यूक्रेन पर रूस ने किस तरह से हमला किया। 2 कदम उठाए थे। जिस तरह लुहांस्क और डोनेस्क को उन्होंने मान्यता दी, 30% इलाका उनके पास है, बाकी 70% डॉनबास का वो अपने कब्जे में करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसी 70% इलाके से वो संतुष्ट हो जाएंगे या फिर पूरी तरह रिजीम चेंज करेंगे और एक रशिया फ्रेंडली रिजीम लेकर आएंगे जो नेटो का बैकयार्ड नहीं बनने देगी इस देश को। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से वहां जो अफरा तफरी मची है उसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं और हमले में कई नागरिकों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। यानी यूक्रेन में इस वक्त आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। इन लोगों में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। आपको बता दें कि करीब 18,000 छात्रों को यूक्रेन से कैसे निकाला जाए, इस पर भारत सरकार मंथन कर रही है। मंगलवार को एयर इंडिया का विमान कीव से 242 भारतीयों को लेकर भारत पहुंचा था। यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्रों को भी निकाला गया था। लेकिन अब मुश्किल यहां पर यह है कि हमले की वजह से राजधानी कीव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। भारत से कोई फ्लाइट फिलहाल जा नहीं रही है और जाएगी भी कब, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार दूसरे विकल्पों पर भी फिलहाल विचार कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सरकार ने फिलहाल यूक्रेन में छात्रों को सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली और यूक्रेन में इन हेल्पलाइन नंबर्स पर फ़ोन करके मदद ली जा सकती है। और यूक्रेन में देश के अलग अलग राज्यों के छात्र हैं। ज़्यादातर छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने छात्रों के बारे में सरकार को लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी। कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। तो स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ जितने भी छात्र या फिर भारतीय हैं उनको कैसे सुरक्षित निकाला जाए। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि कीव का एयरपोर्ट बंद है और ऐसे में जो यूक्रेन के पड़ोसी राज्य हैं वहां से कैसे मदद ली जाए। क्या इसमें रूस से भी मदद मांगी जाएगी? क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में बैठक हुई है उसमें खबर ये आ रही कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि आज रात रूसी राष्ट्रपति से भी इसको लेकर बातचीत करें, चर्चा करें। हालात कैसे हैं? हमारे साथ इस वक्त
कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कई छात्र हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं और कुछ लोग जो वहां पर मौजूद हैं। संजना यूक्रेन से लौटी हैं, हमारे साथ हैं। आर्यन रॉय यूक्रेन के डनिप्रो से हमारे साथ लाइव हैं और फैजान अंसारी यूक्रेन के चेरनित्सी से हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। गौरव सैनी भी यूक्रेन के टेर्नोपिल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सभी से हम फिलहाल बात करेंगे, लेकिन संजना मैं आपके पास आऊं क्योंकि आप हिंदुस्तान आ चुकी हैं। मैं उससे पहले अभी सिचुएशन वहां पर क्या है आर्यन, मैं आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पे सिचुएशन अभी उतना अच्छा नहीं है। आज ही मॉर्निंग में लगातार डेनिपर में 3 ब्लास्ट हुए हैं मॉर्निंग में अप्रॉक्स 6 बजे, जिसके कारण हॉस्टल में जितने बच्चे थे सब जग गए, सब डर गए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सारे लोग बहुत डरे हुए हैं और यही है। आर्यन, आप इस वक्त कहाँ हैं और वहां पर कितने इंडियंस और हैं, कितने भारतीय छात्र हैं वहां पर आपके साथ? मैं अभी डेनिपर सिटी है वहाँ पे हूँ और यहाँ पे इस हॉस्टल में अप्रॉक्स 200 इंडियन स्टूडेंट है और यहाँ पे मोर देन 5 ऐसे हॉस्टल्स हैं और लगभग 1000 इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे फंसे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से? जी, इंडियन एम्बेसी से आई है कि सब लोग हॉस्टल में रहें, बाहर ना जाएं। ठीक है। और हाँ, और ये यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आई है। हाँ। जो कल तक हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी उसको ऑनलाइन कर दिया गया और बाहर हॉस्टल से बाहर ना जाएं, यही सब आई है। फैजान, आप बिल्कुल, आर्यन मैं लौटूंगी आपके पास। फैजान, आप जहां पर हैं वहां की सिचुएशन जरा बताइए हमें। जी मैम, मैं फिलहाल अभी चेरनित्सी में हूँ। अभी फिलहाल आफ्टरनून में थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, बाकी मॉर्निंग में तो बहुत रश था और लोग एटीएम की लाइंस में लगे हुए हैं। मैं तकरीबन सुबह में अराउंड 10 से 15 एटीएम्स घुमा, पर कई एटीएम्स में पैसे ही नहीं है और कार्ड भी ऑनलाइन कहीं चल नहीं रहे थे मैम। और फिर हम शॉपिंग मॉल्स में और मार्केट्स में गए थे, वहां पर भी मैम एक्चुअली लोग इतना रश था, लाइन बाहर तक लगी हुई है। लोग खूब सारा सामान ले जाके स्टॉक कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम से सुबह में ऐसा माहौल था। अभी फिलहाल थोड़ा ठंडा हो गया मैम। और आपके पास किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आई ये भी मुझे बताइए यहाँ पर। और ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जहां पर आप अभी हैं वहां पर कितने इंडियंस हैं? यहाँ पे फिलहाल मैम अभी 800 से 1000 इंडियंस हैं चेरनित्सी में। और हमारे को ऐसी इंस्ट्रक्शन अभी रिसेंटली आई है कि तुम जहाँ पे भी हो वहीं रहो, कहीं बाहर नहीं निकलना। और एम्बेसी रेगुलर अपडेट्स देती रहेगी। और जैसे कि हमारी फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई, हमने बुक करा रखी थी, तो वो इसी चीज के लिए हमें दिलासा दे रहे हैं कि आगे हम फ्लाइट्स करवा रहे हैं, तो तुम खाली पैनिक मत करो और फ्लाइट्स की वेट करो। चलिए, डेनिप्रो जहां से आर्यन हैं उन्होंने कहा 1000 छात्र, और यहाँ पर हमें फैजान भी बता रहे हैं वो जिस इलाके में है चेरनित्सी वहां पर भी 1000 के करीब छात्र हैं। गौरव, वहां पर जहां इस वक्त आप हैं वहां की सिचुएशन अभी बताइए कैसी है? गौरव सैनी जी, टेर्नोपिल से मैं बात कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में हम जब सुबह हमें उठे थे तो हम सायरन की आवाज से सुने, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सब यूजुअल थिंग्स नहीं थी। तो जैसे हम उठे पूरा डर का माहौल था। एक दूसरे आपस में हमने बात करी सभी स्टूडेंट से अपने फ्रेंड सर्कल में कि क्या उनके तरफ भी है, क्योंकि सभी कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं तो कुछ अपने प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो आपस में बात हुई तो पता चला कि ये पूरी सिटी में ही सायरन बजाए गए थे। ये एक्चुअली अलार्मिंग सायरन्स थे जो कि चेतावनी के लिए थे यहाँ के लोकल लोगों के लिए, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनके लिए हिदायत दी गई थी सुबह कि जो भी अपना सामान, क्योंकि यहाँ पर कल यूक्रेन की सरकार द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन लागू कर दी गई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज सुबह सायरन जब बजे तो हमें ये बताया गया कि कितने स्टूडेंट्स हैं वहां पर जहां इस वक्त आप हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं वहां? यहाँ पर लगभग इंडियन 700-800 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। 700 से 800 स्टूडेंट्स, यानी अभी तक अगर मैं हमारे जो तीनों, गौरव हमारे साथ हैं, इसके अलावा आर्यन हमारे साथ हैं और फैजान, कुल मिलाकर जो स्ट्रेंथ अभी फिलहाल आप तीनों बता रहे अपने अपने इलाके में करीब 3000 के करीब स्ट्रेंथ है। मेरे साथ इस वक्त, मैं लौटूंगी आप तीनों के पास, इस वक्त संजना भी मेरे साथ हैं, यूक्रेन से लौटी हैं। संजना, आप
कैसे भारत लौटी, क्योंकि मेरे ख्याल से आप उन लकी छात्रों में से हैं जो सिचुएशन खराब होने से पहले पहुंच गई हैं। जी मैम, मैं इंडियन एम्बेसी से जब एडवाइसरी आई थी कि आप आ सकते हो, उन्होंने 3 फ्लाइटें अरेंज करके दी थी एयर इंडिया की, तो उसके बाद मैं 22 को आई थी यहाँ पे। जी तो बस किस तरह की परेशानी आपको आई फ्लाइट लेने में, वहां से निकलने में? नहीं, तब तो सब नॉर्मल था, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, सब नॉर्मल था। हमारी यूनिवर्सिटी वाले भी नॉर्मल, उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस कर देंगे। हाँ। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाए, और जो बच्चे यही रहना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन थी। तब तो सब नॉर्मल था, कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं थी तब वहाँ पे। ठीक है, चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त वहां पर क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार की तरफ से भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि किस तरीके से पहली बार छात्रों से संपर्क बनाया जाए और जो छात्र वहां पर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, एलएफ करके वापस देश लाया जाए। इस बीच भारतीय छात्रों को लेकर एक अच्छी खबर जो आ रही है वो ये है कि पूर्वी यूरोप में हंगरी और यूक्रेन की सीमा मिलती है, और हंगरी में भारतीय दूतावास यूक्रेन से छात्रों को सुरक्षित निकालने में जुट गया है। भारतीय दूतावास की टीम हंगरी के बॉर्डर के लिए निकल चुकी है, जो भारतीय छात्रों को वहां से निकालने में मदद करेगी, और ये मिशन हंगरी सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। ये तो अच्छी खबर है, और जो छात्र वहां से निकलना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे सुखद खबर है। वापस चलेंगे हंगरी का बॉर्डर। आप सभी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी आप में से अगर कोई बताए कि वो बॉर्डर कितना नजदीक है, और क्या आप उस रास्ते से आना चाहेंगे, क्या वो आसान होगा आपके लिए, या आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वहां हंगरी आपको लाया जाएगा? आर्यन, अभी तक हमारे पास हमें जितना पता है कि हम इंडियन एम्बेसी हमारे हॉस्टल या यूनिवर्सिटी के थ्रू वहाँ पे आकर और बस से वो ये बॉर्डर क्रॉस करा के फिर वहाँ से हमें इंडिया फ्लाइट के थ्रू ले जाएंगे, ये इतना हमें पता है। क्योंकि यहाँ से कीव अभी जा नहीं रही, कीव पूरा बंद हो रखा है क्योंकि वहाँ पे अटैक हुआ है। तो जो बच्चे कीव में भी गए वो वहीं फंसे हुए हैं, वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं अभी, तो उनको भी निकाला जाएगा वहां से, उस कंट्री, वो हंगरी कंट्री पे, फिर वहां से उनको फिर इंडिया वापस करेंगे। जी, तो एक और चीज जो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी वो ये कि क्या आप में से कोई ऐसे छात्र हैं, गौरव आप ही बताइए, आपका किसी एक अपने दोस्त से, फ्रेंड से या आसपास किसी से ऐसा संपर्क हो, या फिर आपके ही आसपास जहां पर शेलिंग हुई हो, कोई ऐसा एरिया? जी, सुबह ही जैसे मैं बता रहा था कि मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे मैंने बातचीत की, तो इवानो फ्रांस्कीव की एक खबर है, वहां से मेरे दोस्त की तरफ से एक वीडियो भी आई थी और वो उसी के द्वारा रिकॉर्ड करी गई थी। तो वहां पे जो इवानो फ्रांस्कीव का जो एयरपोर्ट है वहां पे वो एक्चुअली बॉम्बिंग की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है वहां पे। तो वो उनकी बहुत प्रोक्सिमिटी में था, वो वहां से क्लियरली देख पा रहे थे कि कैसे वहां से काले धुएं के बादल बनते हुए दिखे थे। वो अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हुई, तो मैं जायजा ले रहा था कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, क्या वो लोग सेफ हैं, क्या वो उस जो अटैक हुआ वहाँ पे उसके पैरामीटर में क्या वहाँ पर स्टेप्स उठाए गए वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो यही बता रहे हैं कि अभी सिचुएशन को वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उस एरिया को टोटली सीज कर दिया गया, लोगों की मूवमेंट को बिल्कुल वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, फैजान भी शायद कुछ बताना चाह रहे थे। फैजान जी मैम, हमें एम्बेसी से अभी रिसेंटली पता चला ही है हंगरी के बारे में। और मैम ये जैसे हमारे भाई बता रहे हैं, ये इवानो का हमने भी सुना था कि एयरपोर्ट पे ही बॉम्बिंग की गई है, तो वो एरिया पूरा सीज कर दिया गया है। जी, आपकी पेरेंट्स से, अपने माता पिता से लगातार फैजान बात हो रही है? कहाँ से आप भारत में? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ मैम, इंडिया में, और लगातार बात हो रही है। और मैम वो कुछ ज्यादा ही पैनिक कर गए हैं, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी से दरखास्त है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी इंडियन से सारों को यहाँ से निकाला जाए। ठीक है, ठीक है। गौरव, फैजान का कहना है कि पेरेंट्स ज़्यादा पैनिक कर गए, लेकिन जो सिचुएशन है वो वाकई पैनिक करने वाली है, और मेरे ख्याल से ये स्वाभाविक है कि अगर माता पिता अभिभावक ज़्यादा पैनिक करते हैं तो आप, क्योंकि वहाँ पर मौजूद है, ज़रा बताएंगे यहाँ से पहली बात तो क्या आपके पेरेंट्स से बात हो रही है, और नहीं तो यहाँ पर जो पेरेंट्स बैठे हैं या हम लोग जो सब बैठे हैं चिंतित हो रहे हैं आप सबके लिए, क्या उनके लिए मैसेज है?
जी, मेरी भी मेरे पेरेंट्स से रेगुलरली बात हो रही है। मैं घंटे भर में उनको बार-बार कॉल कर रहा हूँ, जो भी मेरे को अपडेट मिल रही है, चाहे वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी आ रही है, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी आ रहा है। और अभी यहाँ पर डर का माहौल है स्टूडेंट्स में भी, और स्टूडेंट्स ज्यादा घबराए उनके पेरेंट्स हैं। मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स की मेरे से बात हो रही है, और इवन मेरे पेरेंट्स की मेरे फ्रेंड्स को कॉल जा रहे हैं बार-बार। तो इंडियन पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि वो घबराए नहीं। इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश की गई है, यूक्रेन के एम्बेसडर ने भी, इंडिया एक जैसे कि बहुत पावरफुल नेशंस में नंबर 1 पे आता है, तो यही गुजारिश की गई है कि शांति के लिए रशिया के पुतिन से बात की जाए, और जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को सुरक्षित इवैक्यूएट किया जाए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, जितने भी इंडियन पेरेंट्स अभी हमें देख पा रहे हैं, गौरव, डोंट बी पैनिक, वी आर टोटली सेफ हियर। गौरव, आप कहाँ से हैं भारत में? जी, मैं इंडिया में हरियाणा से हूँ। हरियाणा में करनाल चलिए डिस्ट्रिक्ट। आर्यन, मैं आपके पास भी लौटूंगी। इस बीच हम ये बता दें कि यूक्रेन से छात्रों की वापसी को लेकर एयरपोर्ट पर क्या कहना है लोगों का। हम आपको जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर प्रीति डी दास को सुनवाते हैं। भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का पूरा प्रयास कर रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है कि वह ऐसा करने में पूरी तरह से समर्थ होगा। और जहाँ तक बात है यूक्रेन और भारत के बायलैटरल संबंधों की, तो ये बायलैटरल संबंध भारत और यूक्रेन के ही नहीं, भारत और रूस के भी बहुत अच्छे हैं। सो इसलिए उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं नज़र आती है कि ये सक्षम नहीं होगा। बात यह है कि भारत क्या मध्यस्थता कर सकता है शांति बहाल करने के लिए, जिसका प्रयास भारत हमेशा से कर रहा है कि इन बातों को बातचीत करके सुलझाया जाए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आर्यन, मैं आपके पास आना चाहूँगी। पहली बात तो आप मुझे बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं, कौन से इलाके से? दूसरा, पैसे वैसे हैं आपके पास, खाने पीने की कोई दिक्कत तो वहाँ पर नहीं हो रही है? और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं? मैं बिहार से हूँ, बिहार समस्तीपुर से हूँ। मैं आज ही एक हफ्ते का मतलब खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लिया हूँ। और ऐसे तो बहुत काफ़ी भीड़ थी, एटीएम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारी मुश्किलें हो रही है। और मॉल्स में सारी चीज़ें स्टॉक उसकी भी ख़त्म हो रही है। तो और यहाँ पे गैस की सुविधा बंद हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ हो सकती है, तो और मुश्किलें हो सकती है। तो यहाँ से आप अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? वो आपको सुन रहे होंगे यहाँ से। हाँ, तो हम तो हमेशा अपने अभी घर से कांटेक्ट में हैं ही, ज़्यादा टेंशन ना ले। इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी जारी की है, वो कैसे भी करके यहाँ से निकालेंगे वो दूसरे कंट्री के थ्रू। बिल्कुल, संजना भी हमारे साथ हैं। संजना, मैं लौटूंगी आपके पास। हम अब रुक कर लेते हैं इस जंग के एक दूसरे पहलू का, क्योंकि रूस के हमले का असर न सिर्फ यूरोप बल्कि हम कहें कि पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का लंबा दौर चला था, जब दुनिया मोटे तौर पर 2 गुटों में बंट गई थी। हालांकि 1991 के बाद, यानी कि जब यूएसएसआर का पतन हुआ, तो शीत युद्ध भी खत्म होने लगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले से दुनिया में गोलबंदी फिर से शुरू हो सकती है। यानी एक तरफ रूस और उसके समर्थन देश होंगे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश होंगे। लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि आर्थिक वजहों से कोई भी देश रूस और यूक्रेन की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहेगा, और इसीलिए लड़ाई के बड़े होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये लड़ाई यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकती है। वहां अभी फिलहाल क्या सूरत हाल है, ये यूक्रेन के मारियोपोल से मेरे सहयोगी गौरव सावंत बता रहे हैं। मारियोपोल, जहां पर हम हैं इस समय, पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी यहां पर चल भी रही है और तनाव बेहद है। मारियोपोल की अगर बात करें तो रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के इस छोर में सवेरे बमबारी करके यहां के हवाई अड्डे को ध्वस्त कर दिया। यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, रेडार यहां तबाह कर दिए, और अब इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ नहीं कर सकती। यहां पर जो डॉनबास के क्षेत्र में डोनेस्क और लुहांस्क में लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की सेना के बीच, वो
जबरदस्त होती जा रही है, तोपखाने का इस्तेमाल हो रहा है बड़ी संख्या में। आशंका यह है कि रूस की सेना यहां से आगे बढ़कर जिस जगह हम खड़े हैं मारियोपोल, इस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। अगर यहां से हम आगे बढ़ें तो पूर्वी यूक्रेन का दूसरा छोर है खार्किव। खार्किव में भी सवेरे से ही जबरदस्त बमबारी हुई खार्किव में, और खार्किव की बमबारी के बाद खबरें जो वहां से आ रही हैं यूक्रेन की सेना और यहां की मीडिया के मुताबिक खार्किव में रूस की सेना ने अंदर घुसने का प्रयास भी किया और वहां जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अब हम आपको पश्चिमी यूक्रेन की तरफ ले चलते हैं, कीव की बात करते हैं, राजधानी यूक्रेन की, और यहां पर भी पिछले 12 घंटे से बमबारी चल रही है। ओस्टोमल एयरफील्ड की अगर बात करें, यहां पर एंटोनोव AN-22 विमान, AN-32 विमान, AN-124 विमान, जो एंटोनोव विमान है वो यहीं पर बनते हैं। यहां पर रूस की वायुसेना और हेलीबोर्न ऑपरेशंस किए हैं उनके कमांडो ने। उन्होंने इस एरिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि अगर इस ओस्टोमल एयरफील्ड पर रूस का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो ये कीव से महज 10 किलोमीटर दूर यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी खबर होगी कि उसकी एक बड़ी हवाई अड्डे पर और हवाई पट्टी पर रूस का वर्चस्व है, उसका कंट्रोल है। बेलारूस की तरफ से भी वहां पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। तो ये तो हमने बात की किस तरह लैंड बॉर्डर्स पर तीन तरफ से प्रहार है। दूसरी तरफ अगर आप दक्षिण की तरफ बात करें तो ओडेसा का वो इलाका है, दक्षिण के उस इलाके से भी समुद्र से, सी ऑफ अज़ोव से बार बार बमबारी हो रही है, और सी ऑफ अज़ोव से जो बमबारी हो रही है, ओडेसा में जो बमबारी हो रही है, उससे भी रूस यूक्रेन पर तीन तरफ से वार कर रहा है, हवा से, जमीन से और जल से, और स्थिति लगातार और गंभीर होती जा रही है। जैसा आप मेरे ठीक पीछे आवाज भी सुन सकते हैं, बमबारी की आवाज यहां तक आ रही है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, मारियोपोल, पूर्वी यूक्रेन। तो यूक्रेन की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और वो छात्र जो इस वक्त वहां फंसे हुए हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। सिचुएशन वहां पर क्या है, कैसे गुजर बसर हो रही, तनाव कितना ज्यादा वहां पर है, और लगातार आप सभी को इंफॉर्मेशन हम यहां से ये भी बता दें कि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जल्द से जल्द आपको वापस भारत लाने की। फैजान अपना ख्याल रखिए, आर्यन, संजना और गौरव आप सभी अपना ख्याल रखिए। संजना हालांकि वापस लौट चुकी हैं, 22 को संजना पहुंची थी अपने घर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर।
इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है। जंग भले ही दुनिया के किसी एक इलाके में हो, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और उसका असर दिखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन इसका असर कहां कहां होगा? इसका असर उन निवेशकों पर भी पड़ेगा जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि हाल उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस दौरान एहतियात क्या बरती जाए, निवेश करने में कौन सी सावधानी आपको रखनी होगी। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। जिस तरीके से लास्ट 1 से 1.5 महीने से ऐसी सिचुएशन रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, उसकी वजह से अब टेंशन यहाँ पर और बढ़ा है और ये सारी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर इंक्रीज हुई है और अभी जो जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, इससे अभी कोई सलूशन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आने वाले समय की बात करें तो इसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने भी लग सकते हैं और अगर यहाँ पर और कंट्री का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो ऐसे हालात में सिचुएशन और खराब हो सकती है और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये थोड़ा रुख जो है वो 1 से 2 महीने के बीच तक हो सकता है। तो जब तक चीजें यहाँ पर सेटल डाउन नहीं होती हैं तब तक अभी फिलहाल ऐसी ही सिचुएशन यहां पर बनी रहेगी। सेंसेक्स, निफ्टी और ज्यादातर स्टॉक्स में कम से कम 5 से 8% तक की गिरावट के साथ यहां पर बाजार चल रहे हैं और ऐसे में अभी ये टेंशन बहुत ज्यादा सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही। तो निवेशकों को यहां पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा, पावर,
मेटल, इन सभी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट का माहौल बनता जा रहा है और ये सिचुएशन आगे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बनी रहेगी। और ऐसे हालात में आप किसी भी सेक्टर में फंडामेंटल ग्रोथ के बजाय जियोपॉलिटिकल टेंशन को यहां पर वॉच कर रखें। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन यहां पर कम नहीं होती तब तक आपको इन सभी सेक्टर में आपको बड़ी गिरावट के माहौल बनते हुए नजर आएंगे। तो युद्ध यहाँ पर जंग से होने वाला नुकसान कभी एक तरफा नहीं होता और युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाती ही है। जंग में सीधे तौर पर नहीं शामिल होने वाले देशों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाती है, खासकर तब जब जंग के मोर्चे पर खड़े किसी देश से व्यापारिक संबंध हो। रूस और यूक्रेन के मामले में तो भारत के दोनों ही देशों से व्यापारिक संबंध है। आयात निर्यात का व्यापार दशकों से चलता आ रहा है, तो ऐसे में भारत पर दो तरफा आर्थिक बोझ बढ़ने के आसार खड़े हो गए हैं। पिछले 15 घंटों से युद्ध की जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस यूक्रेन पर हावी होता नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में यूक्रेन से हम क्या क्या आयात यानी कि इंपोर्ट करते हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी, ताकि उन चीज़ों की किल्लत होने पर दूसरे विकल्प तलाश किए जा सके। भारत यूक्रेन के बीच व्यापारिक संबंध कितना बड़ा है इस बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ साल 2020 में भारत यूक्रेन के बीच $2.69 बिलियन यानी कि करीब 20,400 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ था। द्विपक्षीय कारोबार के तहत भारत ने यूक्रेन से 88 तरह के सामानों का आयात किया था, जिसकी वजह से भारत ने यूक्रेन से $1.97 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ की खरीदारी की थी। और अगर सिर्फ खाने वाले तेल की ही बात की जाए तो भारत ने अपनी जरूरत का 73% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ यूक्रेन से मंगवाकर पूरा किया है। यानी युद्ध की वजह से सूरजमुखी तेल का आयात करने में मुश्किल आई तो आम लोगों के लिए भारत में खाना बनाना महंगा हो सकता है। वहीं अगर फर्टिलाइजर यानी कि खाद की बात करें तो 2020 में हमने अपनी ज़रूरत का 10% से ज़्यादा हिस्सा यूक्रेन से आयात किया था। और अगर जंग की वजह से यूक्रेन ने खाद का निर्यात रोक दिया तो किसानों के लिए खेती करना महंगा हो जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयात की बात हो तो भारत ने न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसी ज़रूरी मशीनरी का 5% से ज़्यादा हिस्सा यूक्रेन से मंगवाकर पूरा किया। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में भारत के लिए रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है और इसकी आपूर्ति में बाधा आने पर भारत का न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम धीमा पड़ सकता है। बायलैटरल ट्रेड के तहत भारत की तरफ से आयात करने वाली 88 चीज़ों में स्टील है, सीमेंट है, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिकल और मेडिकल उपकरण जैसे उत्पाद शामिल हैं। अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।